Hello friends, welcome to channel. So in today video we are going to discuss the some important expected question from the unit first for the exam for upcoming exam जो एग्जाम होने वाला है उसमें यूनिट फर्स्ट से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और नियर अबाउट 8 to 10 क्वेश्चंस हर एक यूनिट से आते हैं. सो फ्रॉम द यूनिट 1 से भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे. सो देखते हैं कौन कौन से ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जिनके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एग्जाम में. सो उनको डिस्कस करते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से. दैट विल बी इन हिंदी एंड एज वेल एज इन इंग्लिश. And before begin, I have started the crash course that is complete study for the paper 2, especially for social work. So अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है. And this course included the unit 1 to unit 10 back video lecture along with the short notes. So सभी वीडियो लेक्चर आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे इस क्रैश कोर्स में. सो आपको अलग से कुछ नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है. दैट इज़ कम्प्लीटली शॉर्ट नोट्स फ्रॉम द यूनिट 1 to यूनिट 10. इसके अलावा यूनिट वाइज MCQ डिस्कशन भी होगा. दैट इंक्लूड द PYQ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड जो रिपीटेड क्वेश्चन है उन सभी को इसमें डिस्कस किया जाता है. और ये जो कोर्स है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 15 मार्च से. सो इफ़ एनीवन वांट टू ज्वाइन दे कैन ज्वाइन एंड अलॉन्ग विद द मॉक टेस्ट. इसके बाद जैसे ही जो वीडियोज लेक्चर और नोट्स यूनिट 10 तक कंप्लीट हो जाएंगे देन मॉक टेस्ट स्टार्ट होगा. ऑल द मॉक टेस्ट फ्रॉम 3 मॉक टेस्ट होंगे. इन सभी को डिस्कस किया जाएगा with the video lecture and the PDF file with a proper explanation. तो ये सभी कुछ डिलीवर किया जाएगा आपको if you join this crash course and the important compilation. So now you can see here this detailed syllabus unit wise with the date. Like here you can see the theory part and the important MCQ. So ये सभी आपको 16 अप्रैल तक या उसके आसपास ही ये है पूरा कोर्स कंप्लीट कर दिया जाएगा. देन आफ्टर दैट मॉक टेस्ट स्टार्ट होंगे फ्रॉम दी 18 अप्रैल टू 21-24. और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लिस्टिंग भी आपको प्रोवाइड की जाएगी. इम्पोर्टेंट डे थीम्स, इम्पोर्टेंट एक्ट एंड प्रोविजंस एंड इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स थिंकर सभी के लिस्टिंग दी जाएगी ताकि आपको कंपाइलेशन रहेगा तो याद करने में आसानी होती है और कन्फ्यूजन भी कम होता है. तो ये सभी चीज़ें आपको दी जाएंगी. सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते तो कर सकते हैं. इसकी जो फीस है दैट इज़ 900 रुपीज़, 900 रुपये है. और इस नंबर पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग. सो नाउ लेट स्टार्ट. सो फर्स्ट क्वेश्चन इसको देख लीजिए. फर्स्ट क्वेश्चन जो है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में. आप अगर देखेंगे एनालाइज करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन तो दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रिपीटेड सो मैनी टाइम्स. सो एटलीस्ट यू शुड नो अबाउट दिस क्वेश्चन एंड व्हाट इज द थ्योरी बिहाइंड दिस क्वेश्चन. यू शुड आल्सो लर्न. सो उसको डिस्कस करेंगे. पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए और उसके बाद बताइए इसका आंसर क्या होगा. एबल्ड वेरी पुअर, इम्पोर्टेंट पुअर, डिपेंडेंट चिल्ड्रंस एंड पुअर चिल्ड्रन. और यहाँ पर लिस्ट सेकंड में दिया है वर्क हाउस, करेक्शन हाउस, आर्म्स हाउस, पर्सन विलिंग टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन और देम एंड द पेरेंट्स और अदर रिलेशन होम्स और द पुअर होम्स. तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से दिया है, हिंदी में भी दिया है, पढ़ सकते हैं इसको. तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है कौन सा सही है. सो ऑप्शन भी आपको कैसे एलिमिनेट करना है ये भी पता होना चाहिए. सो वो भी बताएंगे आपको कैसे क्या टेक्निक है ऑप्शन को एलिमिनेट करने की. आई होप आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा और आंसर भी आपने सोच लिया होगा क्या हो सकता है इनमें से. आप देख लीजिए ये. सो अभी थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले ये जो यहाँ पर टर्म दी गई है एबल्ड बॉडी पुअर, इम्पोर्टेंट पुअर, डिपेंडेंट पुअर, ये चिल्ड्रन. तो अगर आपने थ्योरी पार्ट पढ़ा है सो उसमें एक लॉ है दैट इज़ द एलिजाबेथन पुअर लॉ 1601. वहाँ पर पुअर जो गरीब थे, गरीब को क्लासिफाइड किया गया था 3 कैटेगरी में. और इस लॉ जो लाया गया था एलिजाबेथन पुअर लॉ, तो ये डिसाइड किया गया था कि जो गरीब लोग हैं जो भीख मांगते हैं या कुछ काम नहीं करते, या जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम कर सकते हैं बट करते नहीं है, बोल सकते हैं कि निकम्मे टाइप के लोग. तो ऐसे लोग जो केवल भीख मांग के काम चलाते हैं, तो उन्होंने सरकार ने सोचा कि ऐसा करते हैं, इनको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं. फिर जो बाकी में जिनको ज़रूरत है उनको हेल्प की जाएगी. और जो लोग ऐसे हैं काबिल लोग हैं जो कर सकते हैं काम, थोड़ा यंग हैं, उनको कुछ काम कराने के लिए इनकरेज किया जाएगा. सो इस आधार पर उन्होंने एक एलिजाबेथन पुअर लॉ लाया 1601 में और उसमें डिवाइड किया, इन्होंने क्लासिफाइड किया पुअर की कैटेगरी को. तो वो थी, पहली थी इम्पोर्टेंट पुअर, दूसरे थे एबल्ड बॉडी पुअर एंड तीसरे थे आइडल पुअर. सो इम्पोर्टेंट पुअर मतलब होता है कि ऐसे जैसे लोग कुछ बहुत ज़्यादा बूढ़े होते हैं, जैसे बूढ़े हैं, इल हैं, बीमार हैं, सिक है, या बहुत ज़्यादा यंग हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो काम नहीं कर सकते ना. जैसे ओल्ड पर्सन, ब्लाइंड पर्सन, थेफ्ट पर्सन, तो ऐसे लोग आएंगे
किसमें, इम्पोर्टेंट पुअर में। नेक्स्ट है एबल्ड बॉडी पुअर। एबल्ड बॉडी मतलब होता है कि मतलब यंग है बट काम करना नहीं चाहते, निकम्मे टाइप के लोग, उनको एक टर्म है स्टडी पुअर बोला जाता है। अगर एग्जाम में आ जाए स्टडी बेगर कौन से होंगे, STURDY, स्टडी बेगर। और इनको बोलते हैं एबल्ड बॉडी पुअर, जो काम कर सकते हैं बट करना नहीं चाहते हैं, दे रिफ्यूज टू वर्क। सो ऐसे लोगों को इनकरेज किया जाएगा, और साथ ही साथ अगर वो काम नहीं करते हैं तो उनको जेल भी भेजा जाएगा, एबल्ड बॉडी पुअर को। तो आप, और इसके अलावा एक था आइडल पुअर। आइडल पुअर का मतलब होता है कि जो जैसे बच्चे हैं, 8 साल के बच्चे हैं, तो वो काम कर सकते हैं बट उनको काम करने के लिए नहीं बोला जाता है, क्योंकि वो जो उम्र होती है पढ़ने की लिखने की होती है, तो इसलिए उनको नहीं बोला जाता है, बट वो काम वाम कर सकते हैं, डोमेस्टिक वर्क कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कर सकते हैं, तो उनको आइडल पुअर बोला गया। सो अब यहाँ देख लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। एबल्ड बॉडी का मैंने बताया आपकी, एबल्ड बॉडी लाइक निकम्मे लोग जो काम कर सकते हैं बट करते नहीं है। सो आप बताइए इसका क्या आंसर होगा। सो फर्स्ट का किससे पेयर होगा, वर्क हाउस और करेक्शन हाउस, यही होगा। वर्क हाउस मतलब जहाँ काम करने के लिए भेजा जाएगा उनको, करेक्शन हाउस में अगर वो नहीं जाएंगे तो उनको जेल भी भेजा जाएगा। तो ये का पेयर होगा फर्स्ट से। अब इसी प्रकार से BCD का भी देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन, ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी सीखना है। सो यहाँ देखिए आपको ऐसा कोई ऑप्शन मिलेगा कि जिसमें एक ही ऑप्शन दो ऑप्शन से पेयर हो, जैसे कि ये है, तो ये पेयर है 1 से, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, मतलब सबसे एक बार पेयर है कि कॉमन किसी में नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये 1 से पेयर यहाँ भी लिखा है, ये 1 से पेयर यहाँ भी लिखा है, सब में अलग अलग लिखा है। इसका मतलब है कि ये जो है किसी एक से ही होगा, और अगर आपको पता है किससे हो रहा है तब आप इजीली ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। तो अभी मैंने देखा कि जो ए है, जो पेयर हो रहा है 1 से, एबल्ड बॉडी पुअर विच पेयर विद द वर्क हाउस और द करेक्शन हाउस ना। सो केवल ये वाला ऑप्शन ही है जिसमें पेयर किया, सही पेयर है। इसके अलावा इस सब में सेकंड से है, फोर्थ से है, थर्ड से है, तो ये एलिमिनेट हो गए। अब देखिए आपको अगर एक ही भी ऑप्शन पता है तब भी आप आंसर लगा सकते हैं, ऑल्दो अगर आपको सभी पता है तब भी आपको पूरा नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि टाइम बचेगा तो और भी क्वेश्चन पे आप टाइम लगा सकते हैं, जो जिनमें थोड़ा कन्फ्यूजन है उनमें टाइम ज़्यादा दे सकते हैं। तो आपको ऐसे जो ऑप्शन है उनको एलिमिनेट करना है और आगे बढ़ते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस क्वेश्चन नंबर 2, विच अमंग द फॉलोइंग लीड फाउंडेशन फॉर द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। आपको बताने इनमें से कौन सी जो रिपोर्ट है जिसके माध्यम से एक कोशिश की गई वेलफेयर स्टेट बनाने को। आप बताइए, 4 ऑप्शन दिए हैं। बेवरेज रिपोर्ट, ऑप्शन बी मनुस्मृति, ऑप्शन थर्ड दैट इज दी मैग्ना कार्टा, एंड ऑप्शन फोर्थ दैट इज पुअर लॉ। पुअर लॉ के बारे में अभी पढ़ा हम लोगों ने, तो बताइए उसमें ऐसा कुछ बोला गया था क्या वेलफेयर स्टेट के बनाने के लिए। तो ये तो कट जाएगा अभी अभी आपका। अब बताइए कौन सा बचा हुआ है। मनुस्मृति की ऐसी कोई बात ही नहीं वेलफेयर स्टेट की, सो ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन थर्ड बचा है, मैग्ना कार्टा और बेवरेज रिपोर्ट। सो अगर आपने पढ़ा होगा थ्योरी, मैंने इसको कवर किया है इसमें क्रैश कोर्स में। सो जो लोगों ने ज्वाइन किया उसको पता होगा कि जो वेलफेयर स्टेट क्या है। वेलफेयर एक रिपोर्ट आई थी, बेवरेज रिपोर्ट। सो बेवरेज कौन थे, बेवरेज एक बेवरेज के द्वारा एक सरकार में एक रिपोर्ट रखी गई जिनका नाम था विलियम बेवरेज, इकोनॉमिस्ट थे UK में। तो उनके द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई और सरकार के सामने उन्होंने पार्लियामेंट में रखी। उन्होंने कहा कि ये जो रिपोर्ट है इसमें जो भी ज़रूरतें होती हैं, जैसे कि क्या ज़रूरत है, डिजीज़ है, इग्नोरेंस है, लड़ाई झगड़ा, आइडलनेस, ये सभी चीज़ों को इन्होंने इसमें डाला था रिपोर्ट में। और कोशिश की थी कि जो है UK में एक इस पूरा सिस्टम को एक वेलफेयर स्टेट बनाया जाए, ताकि जो गरीब लोग हैं उनको उनकी मदद हो सके, उनकी हेल्प हो सके। और एक सोशल वेलफेयर के माध्यम से एक ऐसा सिस्टम बनाना कि वो सोशल वेलफेयर की बात करे, इसमें रिफॉर्म ला करके। जैसे बहुत सारे लॉ थे तो उसमें बदलाव करना था, लॉ में कुछ चेंजेस करने थे, वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। किसने, विलियम बेवरेज ने, वो एक इकोनॉमिस्ट थे UK के। सो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर बात की गई थी वेलफेयर स्टेट की। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसको देख लीजिए क्वेश्चन को। अरेंज दी फॉलोइंग, और इसमें आप थोड़ा सा और जान लीजिए, इसको थोड़ा और बता देते हैं। इसमें वेलफेयर स्टेट UK की बात कर रहे थे। UK में लंदन चैरिटी, ये लंदन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया था COS 1869 में, इसको लिख लीजिएगा। और इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था ऑक्टिविया हिल एंड दी सैमुअल बर्नेट, इसको याद कर लीजिएगा। ये कहाँ था बना था, लंदन में, ओके। एंड दी एक USA में बना था इसी प्रकार से, इसी तर्ज पर COS, इसको बोला जाता है चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी। यहाँ बना था 1877 में। कहाँ बना था, बफेलो में, दैट इज इन दी न्यूयॉर्क, इसको भी याद कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट यहाँ पर दिया गया है, कुछ मूवमेंट चलाए गए थे, उनको आपको सीक्वेंस में लगाना है कि किस ईयर में वो मूवमेंट चलाया गया था। सो आप बताइए, आप 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए, फिर बताइए कौन सा इसमें सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन निर्भया मूवमेंट, सेकंड दैट इज दी चिपको मूवमेंट, एंड थर्ड दैट इज दी नर्मदा बचाओ आंदोलन, और चौथा जो दिया है यहाँ पर जन लोकपाल। सो आप बताइए कौन सा इसमें सही होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन भी हमेशा जब भी क्वेश्चन पढ़िए आप ऑप्शन जरूर देखिए, बिकॉज ऑप्शन ही आपको सही क्वेश्चन करने के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है होते हैं। क्योंकि अगर हो सकता है कि आपको जो क्वेश्चन दिया है उसको सब चीज़ आपको नहीं पता होगी, बट ऑप्शन जो है वो आपको हेल्प करते हैं सही आंसर निकालने में। सो हमेशा ही याद रखिए। यहाँ पर देख लीजिए और कैसे इसको देखना है। जैसे कि अगर आपको पता है कि जो निर्भया मूवमेंट चलाया गया था, तो ये लगभग आप 2012 में चलाया गया था। अगर थोड़ा भी आपको याद है 2012 में आप कौन सी क्लास में थे, आप याद कर लीजिए। ऐसे याद किया जाता है। मुझे याद है कि 2012 में मैं कॉलेज में था, तो उस टाइम ये सब हुआ था। तो 2012 की बात है। और उसके बाद आपको पता है चिपको मूवमेंट तो बहुत पहले चलाया गया था। तो मतलब ये है कि 2 पहले कौन सा आएगा, 2 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, क्योंकि ये 2012 का है। और चिपको मूवमेंट तो बहुत सा पहले, मतलब नियर अबाउट 1970 के आसपास। आपको एग्जैक्ट पता नहीं है, ओके, अभी पता नहीं है, फिर भी आपने ऐसे आपने सोचा कि चिपको मूवमेंट बाद में चलाया गया होगा, तो निर्भया निर्भया के बाद में पहले आएगा, चिपको आएगा पहले। तो अब ऑप्शन देखिए, आप ऑप्शन देखिए कौन सा इसमें दिख रहा है। सेकंड पहले आएगा, फर्स्ट अब देखिए इनमें कौन सा है। जो पहला ऑप्शन दिया है जिसमें फर्स्ट पहले है, तो ये तो नहीं होगा, ओके। अब देखिए इसमें जो ऑप्शन यहाँ गलत कर दिया गया है, इसको बंद कर लीजिए। यहाँ अब कितने ऑप्शन बचे आपके पास, 3 ऑप्शन। सो आपके देखो 3 जो है, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया ना। अब देख लीजिए, नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो ये भी कब हुआ था, ये भी पता है आपको। ये तो अभी आसपास कभी हुआ नहीं है 10 साल में, इसके पहले हुआ होगा। मतलब ये कि तीसरा जो ऑप्शन ये भी आएगा, नर्मदा बचा निर्भया निर्भया मूवमेंट के पहले ही आएगा। मतलब 2 3 1, मतलब एक सबसे बाद में आएगा। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, इनको पता नहीं है। तीसरा पहले आएगा, ओके। सो आप देख लीजिए कौन सा है। तो ये पहला ऑप्शन कट गया था, और इसके बाद आप ना देख सकते हैं इन दोनों में कौन सा होगा। ये तीसरा पहले है। अब एक और देख लेते हैं इसमें कौन सा है। नर्मदा बचाओ मूवमेंट जन लोकपाल, इसके बारे में पता ही होगा आपको। ये आपका चला था 2011 में। तो ये कब आएगा, ये आएगा इसके साथ में ही। आप देख लीजिए केवल 2 ही बचे हैं ऑप्शन इसमें। जो चौथा दिया है, तो चौथा तो नहीं होगा, ये तो 2011 की बात है। और जो चिपको मूवमेंट बहुत पहले चला था। सो अब ये आपका कट गया ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट कट गया था। अब केवल 2 ही ऑप्शन बचे हैं। सो आप देख लीजिए, जो भी ये भी कट गया, क्योंकि जो फोर्थ तो लास्ट में आएगा नहीं। जन लोकपाल 2012 में आया था, 11 में। सो केवल बी ऑप्शन बचा, ये करेक्ट हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं, आपको पूरे ऑप्शन नहीं पता, तब भी आपने एक चीज़ों को एनालाइज करके ऑप्शन करेक्ट कर लिया। अब थोड़ा देख लेते हैं। निर्भया मूवमेंट बना चला था 2012 में, जन लोकपाल 2011 में, और ये नर्मदा मूवमेंट 1985 में, और चिपको मूवमेंट 1973 में। सो इसी वजह से ऑप्शन जो बी है करेक्ट हो रहा है। सो आपको अगर 4 ऑप्शन में केवल 2 के बारे में पता है, तब भी आप आंसर सही लगा सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर एग्जाम में बैठना होता है। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आपका दिमाग और कहीं घूम रहा है, तो ऐसे एग्जाम नहीं निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आर्य समाज। इसमें दो लिस्ट दी गई है, आपको पेयर करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। सो आर्य समाज किससे रिलेटेड है, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, यंग बंगाल मूवमेंट। और लिस्ट 2 मेंशन दी मैडम एस.बी. ब्लावत्स्काई, सुधी मूवमेंट, हेनरी विवियन डेरिजियो, एंड दी आत्माराम पांडुरंग। आप बताइए कौन सा इसमें सही होगा। सो सबसे पहले आर्य समाज के बारे में पता ही होगा। ये क्या है, इनके द्वारा शुद्धि मूवमेंट चलाया गया था, ओके। सो ये फर्स्ट का पेयर होगा, फर्स्ट किसके साथ, सेकंड के साथ। अब ऑप्शन देखिए, हमेशा ही क्वेश्चन आप पूरा पढ़ने के बाद आप ऑप्शन जरूर देखा करिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको पहला ही ऑप्शन देख के आप करेक्ट करके सही कर सकते हैं। तो फर्स्ट का पेयर होगा सेकंड से। अब देख लीजिए, ये एलिमिनेट हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, क्योंकि फर्स्ट का केवल सेकंड का पेयर केवल बी में ही है। तो देखिए आप, ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत सिंपल, बट आपको कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि ये सब जैसे बंगाल यंग बंगाल मूवमेंट है, यहाँ ऐसे ऐसे नाम लिखे, आप डर जाते हैं कि पता नहीं किसका क्या होगा। थोड़ा सा पढ़िए, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, और फिर आप आंसर लगाइए, आराम से निकाल जाएगा आंसर। आप देखिए केवल इसमें 1 2 3 4 सब में अलग अलग ऑप्शन दिया है। अगर आपको ए के बारे में पता है,
तो आप देख रहे हैं कोई भी ऑप्शन सब एलिमिनेट हो जाएंगे अगर आपका एक सही हो जाएगा तो। अब इसको आप पेयर करा लीजिए। जो प्रार्थना समाज थी दैट इज रिलेटेड टू आत्माराम पांडुरंग एंड थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये तो पता ही होगा। मैडम एच बी ब्लावत्स्काई एंड द यंग बंगाल मूवमेंट बाय हेनरी विलियम डेरोजियो दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो विच अमंग द फॉलोइंग वाज द डिस्टिंग्विश्ड फीचर कंसर्निंग रिलीजन बिटवीन ब्रह्मो समाज एंड आर्य समाज। ये क्वेश्चन ऐसा है कि बहुत सारे लोग गलत ही कर देते हैं, जबकि बहुत ही आसान है। इसमें ये लिखा है डिस्टिंग्विश्ड फीचर, इसका मतलब होता है कि रिलीजन को लेकर के व्हेन वी टॉक अबाउट द रिलीजन, तो कौन सी चीज़ है, कौन सा फीचर है वो ब्रह्म समाज और आर्य समाज को अलग अलग करता है। समझ रहे हैं, यहाँ डिस्टिंग्विश्ड फीचर है, इसका मतलब कोई ऐसे बात नहीं कर रहा है कि कौन सा फीचर है दोनों में है। जो डिफ्रेंशिएट कर रहा है, दोनों को अलग अलग कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। अब बताइए, एंटी आइडोलेट्री मतलब जो मूर्ति पूजा करना, उनको विरोध किया था। एंटी रिचुअलिज्म जो कर्मकांड होते हैं उनका विरोध किया था इन दोनों ने। सेपरेशन ऑफ सोशल इवल्स फ्रॉम रिलीजन एंड इक्वल स्टेटस ऑफ ऑल रिलीजन, सभी धर्मों को बराबर स्टेटस। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, बताइए आंसर क्या होगा। आई होप आपका आंसर आपने निकाल लिया होगा, मैं बताता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में। अब ऑप्शन देखिए, इसमें बात की गई ब्रह्म समाज आर्य समाज की। अभी मान लो आपको पता नहीं इनके बारे में, तो कोई भी जब ऑर्गेनाइजेशन बनती है उस टाइम पे जब बनी थी 1890 सेंचुरी में, तो उनका मेन फोकस क्या था कि सोसाइटी के जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कुरीतियाँ हैं, समाज में बुराइयाँ हैं, उनको ख़त्म करना। मेन उद्देश्य तो यही था। चाहे उनके बीच में आपस में कुछ भी डिफरेंसेस रहे हों, लेकिन मेन उद्देश्य होता था ऑर्गेनाइजेशन का टू कि मतलब जो भी इवल्स हैं हमारी सोसाइटी में, सती प्रथा या बाल विवाह, ये सभी थे, उनको ख़त्म करना था। तो जो ऑप्शन सी दिया है ये तो हो नहीं सकता है, सेपरेशन ऑफ इवल सोशल इवल फ्रॉम द रिलीजन। तो ये क्या है, ये तो दोनों में ही होगा। तो ये कहाँ है, डिफ्रेंशिएट कहाँ कर रहा है, तो ये कट जाएगा आपका। ये तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, ये तो हमेशा ही सपोर्ट करेगी इसको कि सोशल इवल को रिलीजन से ख़त्म करना है। तो ये एंड द इक्वल स्टेटस ऑफ आवर रिलीजन एंड द एंटी आइडोलिट्री एंड क्या लिखा है उसके अलावा आइडोलिट्री मतलब होता है कि जो मूर्ति पूजा न करना। तो अगर आपने पढ़ा है थोड़ा भी ब्रह्म समाज और आर्य समाज के बारे में, इन्होंने दोनों ही ने बोला था कि ये एंटी आइडोलिट्री को लेकर के, मतलब दोनों के मत एक ही जैसे थे। और एंटी रिचुअलिज्म को भी दोनों के मत थे, क्योंकि ये बात करते थे कि जो है जो 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 धर्म है उसका वो करना, मतलब और ज़्यादा प्रमोट करना है डिफरेंट तरीके से। तो जो ऑप्शन डी दिया है इक्वल स्टेटस ऑफ और रिलीजन, तो ये गलत होगा। क्योंकि जो ब्रह्म समाज थी, ब्रह्म समाज क्या मानते थे कि जो हिंदुज़म है और क्रिश्चियनिटी इस्लाम है, तीनों बराबर है, मतलब इक्वल ट्रीट करते थे ब्रह्म समाज वाले। बट आर्य समाज क्लेम दैट द सुपीरियरिटी ऑफ हिंदुज़म एंड क्लेम दैट दिस इज़ द राइट वे और द बेस्ट वे टू लिव द लाइफ, हिंदुज़म के बारे में बोलते थे। तो ये जो ऑप्शन फोर्थ है यही सही हो जाएगा, क्योंकि जो है ये दोनों लोग रिलीजन को लेकर के इस बात पर सहमत नहीं थे जो यहाँ दिया गया है कि इक्वल स्टेटस ऑफ और रिलीजन। क्योंकि जो ब्रह्म समाज थी वो हिंदुज़म और क्रिश्चियनिटी इस्लाम को बराबर मानती थी, बट आर्य समाज इसको हिंदुज़म को ज़्यादा सुपीरियर माना करते थे। तो ये ऑप्शन जो डी हो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही है जो डिस्टिंग्विश्ड फीचर है जो कि रिलीजन को लेकर इनका था, ब्रह्म समाज का, आर्य समाज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कर्ट लुईन इज रिलेटेड टू फील्ड थ्योरी, एक्सचेंज थ्योरी एंड लर्निंग थ्योरी, बॉल एंड कन्फ्लिक्ट थ्योरी। आप बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। इनकी थ्योरी आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, मैंने ये सब पढ़ाया हुआ है क्रैश कोर्स में। बहुत ही बढ़िया तरीके से बोल सकते हैं कि बहुत प्रिसाइज तरीके से मैंने पूरा नोट्स बना के पढ़ाया है। अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो कर सकता है, फीस बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी 40 डेज आप पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। सो कर्ट लुईन के बारे में बताइए कौन सा आंसर सही होगा। ये एग्जाम में आया था 2019 में, जो नवंबर में हुआ था, सॉरी 20 में। उसके पहले भी ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। सो कर्ट लुईन के बारे में बता दें आपको थोड़ा। कर्ट लुईन का ऐसा मानना था, इनके द्वारा एक फील्ड थ्योरी दी गई थी। ओके, फील्ड थ्योरी दी गई थी। क्या बोलती थी कि जो बिहेवियर है विच इज़ द फंक्शन ऑफ पर्सन इन द इन्वायरमेंट। मतलब जैसे कि आप जहाँ रहते हैं वो एक इन्वायरमेंट है, आप वहाँ पर रहते हैं, तो आपका जो बिहेवियर है वो बदला जा सकता है जैसे आप इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करेंगे। आपके इन्वायरमेंट के आसपास क्या होता है, फैमिली है, रिलीजन है, कॉलेज इंस्टीट्यूट जितने भी यूनिवर्सिटी है, सब कुछ है जिस जहाँ से आप कनेक्ट कर पाते हैं अपने आप को, जहाँ जाते हैं रहते हैं उस माहौल में, उस इन्वायरमेंट में। तो वो जो इन्वायरमेंट होता है वो इंसान के बिहेवियर को बतलाता है, बदलता है और बदल सकता है। तो ये बोल सकते हैं कि जो बिहेवियर है इंसान का
क्या है वो, फंक्शन है किसका, पर्सन का और एनवायरनमेंट का। तो ये थी फील्ड थ्योरी। सो ऑप्शन जो फर्स्ट है करेक्ट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको लिस्ट 1 लिस्ट 2 दी है। आपको लिस्ट 1 में थ्योरी के नाम मेंशन है, लिस्ट 2 में उनके थिंकर के नाम जिनके द्वारा ये थ्योरी दी गई है। आप बताइए इसका कौन सा सही होगा। पहला दिया है सोशल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, उसके बाद एंड दी थ्योरी ऑफ कल्चरल लैग, थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन, सोशल एक्सचेंज थ्योरी, एंड यहाँ पर नाम दिए जॉर्ज होमस, कार्ल मार्क्स, एच.एम. सुदरलैंड एंड दी विलियम ऑकबर्न। अब कौन सा इसका सही है आप बताइए। यहाँ पर ऑप्शन भी दिए, ऑप्शन भी देख लिया करिए हमेशा ही। अब देखिए ऑप्शन इतने बढ़िया दिए हैं कि आप इसका आंसर तो मैं देख के ही लगा सकता हूँ, ऑलरेडी हमको पता है इसलिए हो सकता है लगा दूँ। आप लोग भी देखिए ऑप्शन देख के आप इसको 10 सेकंड में आंसर क्वेश्चन इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्योंकि इसमें फर्स्ट ऑप्शन में देखिए कोई भी जो दो जो ऑप्शन है वो सिमिलर नहीं है। जैसे ए को पेयर किया गया है 3 के साथ, 4 के साथ, 2 के साथ, 1 के साथ, मतलब ये है कि एक ही कोई ऑप्शन होगा जो पेयर करेगा। देखिए जैसे कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या है, अब बताइए सोशल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के बारे में। और यहाँ पर दी गई सोशल थ्योरी ऑफ कल्चरल लैग, थ्योरी ऑफ डिफरेंस एसोसिएशन, सोशल एक्सचेंज थ्योरी। बताइए आप कौन सा इसका सही होगा। अगर आपको पता है थ्योरी ऑफ कल्चरल लैग के बारे में तो ये क्या थी, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के बारे में किसने बोला था बताइए। ये तो बहुत ही सिंपल है, कार्ल मार्क्स ने बोला था। इनकी थ्योरी थी ना कि जो सोसाइटी है बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड है, जो एक तो अमीर लोग हैं और एक गरीब लोग हैं, जिनको उन्होंने बोर्जुआ और प्रोलेटेरिएट बोला था। 2 क्लास में डिवाइड किया था। उन्होंने कहा था कि जो अमीर लोग हैं और जो उनके ऊपर राज करते हैं, और एक समय ऐसा आएगा जब जो गरीब हैं, जो मतलब जिनके ऊपर रूल किया गया है, वो रूल करेंगे सोसाइटी के ऊपर, अमीर लोगों के ऊपर, तभी संपूर्ण रूप से कम्युनिज्म जो है स्थापित होगा समाज में। वही इक्विलिब्रियम कहलाएगा। ये कार्ल मार्क्स के द्वारा बोला गया था। तभी इसको बोला था उन्होंने कम्युनिज्म। कम्युनिज्म किसको बोला था, जब जो गरीब लोग हैं, जो मतलब जिनके पास पैसे नहीं है, वो जब रूल करेंगे किसके ऊपर, जो अमीर लोग हैं, तभी समाज में समानता आएगी, बराबर आएगी, तभी सामाजिक और आर्थिक स्थिति जबकि बराबर होगी। वो कम्युनिज्म उन्होंने उसको बोला था। सो ए का पेयर होगा सेकंड के साथ। तो कि देख लीजिए ऑप्शन केवल एक ही दिया है यहाँ पर, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। कल्चरल लैग थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, यहाँ पर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। एंड दी विलियम ऑकबर्न एंड दी थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन विच इज दी यहाँ पर देखिए E.M. सुदरलैंड एंड सोशल एक्शन थ्योरी गिवन बाय दी जॉर्ज होमस। तो ऐसे आप देख लीजिए आसानी से लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर थ्योरी के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर उसका क्या फोकस है, किस चीज़ पे इम्प्रूवमेंट करने की बात की जाती है इस थ्योरी में। सो आप बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा। साइकोडायनेमिक थ्योरी, बिहेवियर थ्योरी, पर्सन सेंटर्ड थ्योरी एंड दी कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी। सो अगर आपने पढ़ा होगा साइकोडायनेमिक थ्योरी के बारे में तो आप इजीली बता सकते हैं। और ऑप्शन भी देख लीजिए इसके एक बार। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन में 4 दिए हैं। अगर आपको ए के बारे में पता है कि ये 4 है, तब भी आपको बी ऑप्शन देखना ही पड़ेगा। तो ये भी कभी कभी कुछ क्वेश्चन में रहता है, बट आपको पता होगा तो आप कर सकते हैं। बताइए कौन सा इसका होगा। साइकोडायनेमिक थ्योरी क्या है, इसमें क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन उसकी हेल्प की जाती है, मदद की जाती है, ताकि उसकी जो इनर थॉट हैं, जो भी जैसे कि आप एंजाइटी फील करते हैं, डिप्रेशन फील करते हैं, कन्फ्लिक्ट रहती है आपके अंदर फीलिंग्स में, तो उस प्रकार के जो थॉट डेवलप होते हैं उसको उसको ठीक करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए इंडिविजुअल की हेल्प की जाती है इस थ्योरी के माध्यम से। दैट थी साइकोडायनेमिक थ्योरी। अब किससे मैच करेगा है, हेल्पिंग इंडिविजुअल्स टू अंडरस्टैंड बेटर दियर इनर एंड थॉट, ये फर्स्ट का थर्ड से करेगा मैच। और आप देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट का थर्ड से केवल एक ही है, ऑप्शन डी। ये सभी एलिमिनेट हो जाएंगे। अब मान लो आपको नहीं पता, चलो इसको नहीं पता, तो आप दूसरा बिहेवियर थ्योरी के बारे में पता होगा। ये क्या है, ये मैंने इसका फोकस होता है बिहेवियर के बारे में, कि कैसे जो डिफरेंट आपके दिमाग में चीज़ें चलती हैं डबल, उनको कैसे एलिमिनेट करना है और अपने जो न्यू बिहेवियर है उसको कैसे लर्न करना है। बिहेवियर थ्योरी क्या होती है, नए नए बिहेवियर को डेवलप करना, उसको लर्न करना, और जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनको एलिमिनेट करना, एंजॉय कुछ जैसे कि आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग चल रही है, वो सभी चीज़ों को ख़त्म करना। और मेन फोकस था इसका कि न्यू बिहेवियर कैसे लर्न करना होता है। और बिहेवियरिज्म थ्योरी किसका योगदान है, एल्बर्ट बंडूरा का। इसको लर्निंग थ्योरी भी बोला जाता है। ओके, मेन फोकस होता है लर्निंग पर, कि जो आपका बिहेवियर है वो लर्न करता है समाज की, सोसाइटी को देख करके। सो इसका कौन सा होगा,
हेल्पिंग इंडिविजुअल टू लर्न न्यू बिहेवियर। अब आपको नहीं पता तब भी देख लीजिए कि यहाँ पर बिहेवियर की बात की गई है, यहाँ किसी ऑप्शन में की गई है बिहेवियर की बात, केवल इसी स्टेटमेंट में बात की गई है बिहेवियर की। सो बी का फोर्थ हो जाएगा। बी का फोर्थ किस में है? केवल ऑप्शन डी में ही है, तो तभी एलिमिनेट हो जाएंगे, ऐसे भी आंसर आपका डी ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। सोशल वर्क इज ऑफन डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरी। यहाँ पर सोशल वर्क को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे कि यहाँ दिया गया है मैक्रो, मीजो एंड दी माइक्रो लेवल। और उसके माध्यम से कौन कौन से इश्यू एड्रेस होते हैं? लार्ज स्केल पर, नेबरहुड में एंड दी इंडिविजुअल लेवल पर। कि मतलब है कि यहाँ पर बोल रहा है कि जो मैक्रो लेवल है दैट डील विद दी लार्जर कम्युनिटी, माइक्रो लेवल दैट डील विद दी नेबरहुड कम्युनिटी, मीजो एट दी नेबरहुड एंड दी माइक्रो एट दी स्मॉल लेवल और इंडिविजुअल लेवल, ये बोला गया इससे। तो क्या ये सही बात है? आपको अगर पता होगा तो बता पाएंगे। इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ थ्योरी आपने पढ़ी होंगी पेपर यूनिट 1 में, सोशल वर्क प्रैक्टिस में यूज की जाती है। जैसे ग्रांड थ्योरी है, मैक्रो लेवल थ्योरी है, इसको ग्लोबल थ्योरी बोलते हैं, ये भी एग्जाम में आ सकता है। और मिडिल थ्योरी, इसको MRT बोलते हैं, मिडिल रेंज थ्योरी। ओके। और एक होता है माइक्रो थ्योरी। सो ग्रांड थ्योरी क्या होती है? बड़ी लेवल पे काम करती है। इसमें जो सी ब्राइट मिल्स थे उनके द्वारा ये थ्योरी प्रपोज की गई थी। उन्होंने कहा था कि बेसिकली इनका मेन फोकस था ग्रांड थ्योरी में बड़ी बड़ी चीज़ों पे, जैसे कि जो फॉर्मूला ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं और बड़े बड़े कॉन्सेप्ट जो होते हैं बड़ी थ्योरी में, मेन फोकस उस पर था इनका ग्रांड थ्योरी में। ओके। और जो मैक्रो लेवल थ्योरी थी उसको ग्लोबल थ्योरी बोलते हैं, उसका फोकस था उससे थोड़ा छोटा, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर हेल्थ केयर लॉ बनाना, नए नए पॉलिसी बनाना, उसमें बदलाव करना या लॉबिंग करना, सरकार की पॉलिसी को बदलने के लिए लॉबिंग करना, डिफरेंट एक्टिविटी करना, ये होती है मैक्रो लेवल पर, उससे छोटा। मिडिल क्या था? मिडिल रेंज ये दिया गया था किसके द्वारा? इसको याद कर लीजिएगा आप, रॉबर्ट के मार्टन, इनके द्वारा MRT थ्योरी दी गई थी। MRT मतलब होता है कि मिडिल रेंज थ्योरी। तो इनके द्वारा इनका मेन फोकस था किस पर? कि ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए इसका जो कवरेज होना चाहिए इस थ्योरी इसका, ना ही बहुत ज़्यादा छोटा। इन्होंने कहा कि जो जो बड़ी बड़ी थ्योरी दी जा रही थी, जैसे कि इनके द्वारा जो ग्रांड थ्योरी में क्या था कि इनका मेन फोकस था फॉर्मूला ऑर्गेनाइजेशन पर, और जो ऐसी डिफ़िकल्ट थ्योरी या बोल सकते हैं कि जो लार्ज स्केल की बात की जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप एक काम करिए कि मिडिल रेंज थ्योरी बनाइए। इन्होंने बनाई MRT, और इन्होंने फोकस किया छोटे छोटे जैसे कि छोटे छोटे एस्पेक्ट होते हैं, जैसे कि डेविएंस हुआ। जैसे कोई पर्सन, डेविएंस की क्या थ्योरी? डेविएंस मतलब होता है कि सोसाइटी में जो लोग होते हैं वो सोसाइटी के नॉर्म्स के आधार पर नहीं चलते हैं, अपने ही एक अलग तरीके से चलते हैं, उनको बोलते हैं डेविएंस। डेविएंस का मतलब कोई क्राइम नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप हैं, तो आप तैयारी कर रहे हैं नेट की, आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि आप सिविल सर्विस की तैयारी करिए, सिविल सर्विस की, बट आप नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप टीचर बन सकते हैं या हायर एजुकेशन में आपको जाना है, तो ऐसा नहीं है आपने कोई क्राइम कर दिया, बट आपके जो पेरेंट्स चाहते हैं आप वो नहीं कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं डेविएंस। तो इन्होंने जो MRT थ्योरी थी, इसका मेन फोकस था इस प्रकार की चीज़ों पे, छोटे लेवल पर। ओके, लिमिटेड रेंज ऑफ इशू। नेक्स्ट थ्योरी मैंने बताई आपको क्या? माइक्रो लेवल, सबसे छोटी, वो बहुत ज़्यादा छोटे स्केल पे, जैसे कि एक स्टाफ है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है स्टाफ, या कोई पेशेंट है किसी हॉस्पिटल में है, उसको हेल्प करना। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें पर आप समझ गए होंगे आप। तो मैक्रो लेवल बड़ा लेवल है, तो ये ऑफकोर्स लार्ज कम्युनिटी में काम करेगा। मीजो वर्क ऑन दी नेबरहुड एंड दी माइक्रो वर्क ऑन दी रिस्पेक्टिवली इंडिविजुअल पर्सन, तो सही हो जाएगा ये। नेक्स्ट रीजन दिया गया इसका कि तीनों जो लेवल हैं दैट इज द वर्क ऑफ सोशल वर्क प्रैक्टिस सीम्स टू बी बाटल कंपार्टमेंट। मतलब होता है कि बाटल कंपार्टमेंट मतलब होता है कि ये जुड़े हुए हैं सोशल वर्क प्रैक्टिस से ही, तीनों के तीनों। मतलब यहाँ पर बाटल कंपार्टमेंट का मतलब ही क्या निकलेगा? यही है इसका सीधा मतलब कि सेवा से जुड़े हुए हैं, ये सोशल वर्क प्रैक्टिस से जुड़े हैं, तीनों के तीनों जो कैटेगरी है, मीजो मैक्रो एंड दी। तो ये भी सही बात की गई है, दोनों ही सही है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इवन आफ्टर 75 ईयर ऑफ सिंस द इंसेप्शन सोशल वर्क कंटिन्यू टू स्ट्रगल फॉर इट्स प्रोफेशनल स्टडीज इन इंडिया। अब ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। ऐसा नहीं कि ये आपको कहीं थ्योरी में कहीं मिल जाएगा कि कहाँ लिखा हुआ है। ये आप जब पूरा यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक पढ़ेंगे तो आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। कैसे क्वेश्चन आपको करने होते हैं, जो एसेशन रीजन क्वेश्चन आते हैं उनको आपको समझना होता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना होता है। ऐसे के लिए आप कैसे सॉल्व करेंगे? ये कहीं मिलेगा थोड़ी आपको कि इवन आफ्टर 75 ईयर्स इंसेप्शन। आपने हिस्ट्री जरूर पढ़ी होगी सभी मेथड की, सोशल वर्क, सोशल ग्रुप वर्क की, सोशल केस वर्क की, बट ऐसा कहीं लिखा नहीं होगा। सो इवन आफ्टर 75 ईयर्स इंसेप्शन, आप खुद सोचिए, आप प्रैक्टिकली सोच के देखिए, क्या इंडिया में अभी भी जो सोशल वर्क का स्टेटस कैसा है? दैट इज कंटिन्यू स्ट्रगलिंग और नॉट? ऑफ कोर्स स्ट्रगल कर रहा है। अभी बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि जो मास्टर्स इससे भी किया जाता है सोशल वर्क इंडिया में।
आप पूछ सकते हैं अपने आसपास के पड़ोस में, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो स्थिति यही है कि द प्रोफेशनलिज्म इन दी सोशल वर्क इज नॉट एज एट शुड बी इवन आफ्टर द 75 ईयर्स। तो ये सही हो जाएगा। एंड प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड द सोशल जस्टिस आर फंडामेंटल टू द सोशल प्रोफेशन। सोशल और प्रोफेशन के लिए ह्यूमन राइट्स बात सही है और सोशल जस्टिस भी, दोनों है जो है प्रिंसिपल सिद्धांत हैं किसके हैं, सोशल पर प्रोफेशन के। तो ये भी सही है, रीजन दोनों सही दिया गया है और तो ये दोनों सही हो जाएंगे। तो ये आपका ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उसमें आपको खुद की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है और थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचना होता है। अब ऐसा नहीं है कि आप हर एक क्वेश्चन को आप कोरिलेट करके देखें किसी थ्योरी से, ऐसे कहें कि आपको ये कहाँ कौन सी यूनिट से लिया गया है, ऐसा नहीं होता है। जब आप पूरा यूनिट पढ़ लेते हैं तो आपको एक ओवरऑल आपको सोचना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यूनिट वाइज नहीं आते हैं कि यूनिट 1 का एग्जाम क्वेश्चन है, यूनिट 2 का क्वेश्चन है, यूनिट 3 का क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन कहीं भी आ जाता है, आपको बस पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन थे यूनिट 1 से, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ऐसे क्वेश्चन आप इनको समझ लीजिए। बेसिकली हो सकता है कि इनमें से क्वेश्चन कुछ रिपीट हो जाए, क्योंकि ये इसमें मैंने सभी जो अच्छे कॉन्सेप्ट उनको इसमें कंसिडर कर लिया गया। थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, जो भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन या चलाई गई थी वो सभी संस्थाएं, सबको कवर किया गया है। तो आप देख लीजिए एक बार अच्छे से और अपना जो कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए। और अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना पेड ग्रुप तो कर सकते हैं, दैट इज़ आल्सो वेरी गुड फॉर यू। अभी 40 डेज में आप पूरी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। अब फीस 900 रुपये बहुत कम है अगर आप देखें, कंपेयर करें कहीं पर तो। और इसमें सब कुछ आपको कंटेंट दिया जाएगा अलॉन्ग विद द PDF एंड सब कुछ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन फॉर टुडे एंड